हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सोशल स्टडी विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने इसका जो चैप्टर है आपका मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसका फर्स्ट पार्ट किया था, जो कि फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी टॉपिक्स शेयर किए थे, बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे। उसमें 5 टॉपिक्स थे। अब चलिए इसी का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं और समय वेस्ट ना करते हुए मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ कि आज जो हम करने वाले हैं वो है इंडेंजर्ड लेबर, चटनी म्यूज़िक, ओपियम एक्सपोर्ट फॉर चाइना एंड इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड असेंबली लाइन मेथड बाय हेनरी फोर्ड। इस टॉपिक पे आज हम करेंगे। लास्ट क्लास में हमने अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज जो ये क्वेश्चंस है ये आपके नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस पे बेस्ड है, तो होप्स हो कि आप इसको ध्यान से देखेंगे। समय वेस्ट ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। ओके, इंडेंजर्ड लेबर किसे कहते हैं? देखिए, इंडेंजर्ड लेबर कहते हैं बॉन्डेड लेबर को, जिनको एक बॉन्ड साइन करवा लिया जाता है। उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग आप एक पर्टिकुलर टाइम से पहले वहाँ से जा नहीं सकते हैं। आजकल एक आध कंपनी भी ऐसा करवा रही है प्रेजेंट में, लेकिन वो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स देते हैं। इनके ऐसे नहीं होते हैं कि आपको एक्चुअल बांध दिया और वेजेस भी उतने नहीं दिए जितना आपको स्टार्टिंग में बोला गया था। तो बॉन्डेड जो लेबर होते हैं उनको, इंडेंजर्ड लेबर को एक बॉन्ड साइन करवा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप पर्टिकुलर मेथड के बाद या पर्टिकुलर वर्क को इस वे में करेंगे और इतने दिन के लिए करेंगे तो ही आप यहाँ से जा सकते हैं। तो इस टाइप के जो लेबर थे इनको ज़बरदस्ती लाया जाता था, इनको कुछ कहानियाँ बना के लाया जाता था कि भाई आप चलिए, हम आपको बहुत अच्छे अच्छे काम देंगे। और ये 18th सेंचुरी की बात है। एज आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास दैट इट वॉज द टाइम ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। औद्योगिक क्रांति में उनको नीड होती है वर्कर्स की, तो वर्कर तो अपने आप तो आएंगे नहीं, इसलिए वर्कर्स को ज़बरदस्ती लाया जाता है। कुछ ना कुछ उनसे झूठी बातें बोली जाती है कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, आपके फैमिली को पेंशन मिलेगा, A to Z ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं जो कि सुनने में ही बहुत अच्छी लगती हैं, बट ऐसा होता कुछ नहीं है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। ये जो इंडेंजर्ड लेबर थे ये ज़्यादातर लाए गए थे यूपी, बिहार और तमिलनाडु से। यूपी, बिहार और तमिलनाडु से। इसके अलावा ये सेंट्रल इंडिया से भी लाए गए थे, जो कि एमपी का पार्ट होता है, तो वहाँ से लाए गए थे। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना से भी कुछ लेबर्स लाए गए थे। मेनली जो एशिया में जो कंट्रीज़ हैं उसमें से 2 ही कंट्रीज़ में से ज़्यादातर ये इंडेंजर्ड लेबर लाए गए थे फोर्सफुली, जिनका नाम है चाइना और इंडिया। तो यहाँ से इनको ले गए वेंट, मतलब इनको ले गए किस चीज़ के लिए? किसी को लगा दिया प्लांटेशन में, किसी को लगा दिया माइंस में, किसी को लगा दिया रेलवे में, किसी को लगा दिया रोड कंस्ट्रक्शन में। तो एक मूवी आई थी सलमान खान की, भारत, उसमें जो दिखाया गया है कि उनको माइनिंग में लगाया गया है, किसी को रोड कंस्ट्रक्शन में लगाया गया। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इंडेंजर्ड लेबर। वो तो फिर भी आ जाते हैं वहाँ से, लेकिन इसमें जो है इनमें वापस आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे काम भी नहीं कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडेंजर्ड लेबर इन यूरोपियन कंट्रीज। तो आप यही बोलेंगे कि बहुत सारे उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था और वेजेस उनको उनके अकॉर्डिंग नहीं मिलते थे। कभी कभार काम के जो टाइमिंग है वो बढ़ा दिया जाता था, अपने अकॉर्डिंग उनको काम नहीं मिलता था। तो ये चीज़ें हैं और वो कुछ किसी से कंप्लेन कर नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पे तो कोई उनकी सुनवाई नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं चटनी म्यूजिक। देखिए, चटनी म्यूजिक जो है आपका 1 नंबर में आ सकता है। ये हमारे लिए जरूरी था, बहुत से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, इसलिए इसे मेंशन किया गया है। चटनी म्यूजिक था एक कल्चरल फ्यूजन था। कल्चरल फ्यूजन मीन्स कि एक कल्चरल लोकगीत था जो कि मेल मिलाप था, यानी कि वहाँ के जो त्रिनिदाद, एक वहाँ का आपका प्लेस है त्रिनिदाद एंड गुआना। तो गुआना और त्रिनिदाद के बीच में लगभग 675 किलोमीटर का डिस्टेंस है एंड द बोथ कंट्रीज लाइज इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के नॉर्थ पार्ट के कोस्टल प्लेन में ये आपको दोनों मिल जाएंगे। खास करके त्रिनिदाद जो है वो कोस्टल प्लेन में होगा, आइलैंड होगा ये, ठीक है। आप इस बार इसकी लोकेशन देख लेंगे। तो ये एक कल्चरल फ्यूजन था जो कि यहाँ पर इंडिया से लाए गए इंडेंजर्ड लेबर थे और वो अपने लोक संगीत आपस में सेलिब्रेट करते थे। कोई भी अगर फेस्टिवल वगैरह होता था तो इनसे कहा जाता था कि आपको जो भी लोकल गीत वगैरह आता है उसमें आप सेलिब्रेट करें। तो दैट वाज द चटनी म्यूजिक, जो कि अभी भी किसी प्लेस में आपको देखा जा सकता है इन बिहार। और इसी का थोड़ा सा अगर हम स्प्रेडिंग पार्ट देख लें तो वो आपका भोजपुरी आ जाता है, ठीक है। भोजपुरी सॉन्ग, भोजपुरी लोकगीत, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ओपियम एक्सपोर्ट फॉर चाइना। देखिए, ओपियम को हिंदी में अफीम कहते हैं। चाइना क्या, चाइना को ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करती थी, यानी कि हमारे यहाँ वो ग्रो करती थी, हमारे यहाँ अफीम ग्रो करती थी, जिससे हमारी जो लैंड की कल्टीवेटेड क्वालिटी है वो कम होती जाती थी। और लेकिन यहाँ पर जो बेगार सिस्टम लेके आए थे ये BEGAR, वो भी आप देख लीजिए क्या होता है। बेगार सिस्टम को आप कह सकते हैं कि ये बंधुआ मजदूरी होती है। तो इस बेगार सिस्टम में, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ,
इस सिस्टम में क्या होता है कि आपसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है, थोड़ा सा इंडेंजर्ड लेबर की तरह। बस ये है कि ये लोकल वे में काम करते हैं, उनको पूरे वर्ल्ड में कहीं भी भेज दिया जाता है। तो इसमें भी यही है कि आपने घर नहीं जा सकते, अपने प्लेस नहीं जा सकते, होम टाउन नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पे आसाम में। तो इसका फ़ायदा उठाया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। यहाँ पे जो वर्कर्स थे वो जबरदस्ती यहाँ पे जाने लगे थे, ठीक है। सॉरी। तो ब्रिटिश एक्सपोर्टेड इट टू चाइना। अब ब्रिटिश ने क्या किया कि इसको चाइना को एक्सपोर्ट किया था। किसे? ओपियम को एक्सपोर्ट किया था टू अर्न मच एज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट मच हायर देन इंपोर्ट, क्योंकि इनको बहुत फायदा हो रहा था। क्योंकि जब ये इसको एक्सपोर्ट करते थे, जब बेचते थे, तो बेचने की जो कॉस्ट थी वो खरीदने के कॉस्ट से ज़्यादा थी। इट मीन्स कि उनको फ़ायदा हो रहा था। सो ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस। तो इसलिए ब्रिटेन को फ़ायदा हो रहा था विद इंडिया, यानी इंडिया में काम करने से, यानी इंडिया में कॉलोनीज बनाने से इनको फ़ायदा हो रहा था। इंडिया पे अटैक करने से इनको फ़ायदा हो रहा था। जाहिर सी बात है कि यहाँ की जो लैंड है वो अपने लिए यूज़ कर रहे थे। इंग्लैंड में इतना अच्छा लैंड था नहीं, इसलिए वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत, वहाँ पे इतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना उनको यहाँ से मिलता। सेकंड थिंग ये है कि चाइना इंडिया का बॉर्डर बहुत पास है, इंग्लैंड और चाइना का बॉर्डर बहुत दूर है। इसलिए ये कह सकते हैं कि ओपियम एक्सपोर्ट ऑफ चाइना जो था 1820 में हुआ था, और इससे वहाँ की जो गवर्नमेंट थी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो हमारे जो लोग हैं ये तो नशेड़ी बन जाएंगे और नशे में कुछ देश का विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको यहाँ पे बैन कर दिया था चाइनीज़ गवर्नमेंट ने। लेकिन यहाँ पे वही है, बैन तो शराब भी है बिहार में, फिर भी कहीं ना कहीं वो हो ही जाता, मिल ही जाता है। तो यहाँ भी चोरी छुपे इसका स्मगलिंग होने लगी, इस एक्सपोर्ट होने लगा इसका। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, और टू कंट्रीज यानी कि द ग्रुप ऑफ टू कंट्रीज के बीच में लड़ा गया था। एक आता है आपका एलियट पावर, एक आता है एक्सिस पावर। होप सो कि आपको कंट्रीज पता है कौन कौन से इसमें। चलिए, वॉज नोन एज फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। इसको फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि आफ्टर यूजिंग मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स, ठीक है, इसमें ये सभी चीज यूज हुए थे पहली बार। क्या? मशीन गन, टैंक्स, एयरक्राफ्ट और केमिकल वेपन्स का इसमें यूज हुआ था। ये पहला ऐसा वॉर था जिसमें इन सभी चीज़ों को यूज किया गया था। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि 9 मिलियन लोग जो होते हैं वो मर जाते हैं और 20 मिलियन जो लोग होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है। और बात करें अगर फाइनेंशियली की, तो यूएस जो होता है वो बिकेम क्रेडिटर टू डेबिटर, ठीक है। ये क्या होता है कि उधार देने वाले से लेकर उधार लेने वाला बन जाता है। इट मीन्स कि एक टाइम पर ये क्रेडिटर होता है, इंटरनेशनल क्रेडिटर, बट इसको आफ्टर वॉर ये डेबिटर हो जाता है कि इसे खुद उधार की जरूरत पड़ती है। होप सो कि आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट है ये असेंबली लाइन मेथड बाय हेनरी फोर्ड। देखिए, असेंबली लाइन मेथड क्या होता है? असेंबली लाइन जैसे कि आज की डेट में यूज़ भी किया जाता है कि चीज़ों को असेंबल करके बेचा जाता है। आप एक कंप्यूटर लीजिए, तो उस कंप्यूटर में आपका कीबोर्ड किसी और कंपनी का होगा, माउस किसी और कंपनी का होगा, मॉनिटर किसी और कंपनी का होगा, मदरबोर्ड किसी और कंपनी का होगा, सीपीयू किसी और कंपनी का होगा। ये सभी चीज़ें हैं, तो उसको अलग अलग कंपनीज को एक ही में आपको असेंबल कर देने को असेंबली लाइन मेथड कहते हैं। ये फर्स्ट आइडिया कब आया था? 1920 में। कब आया था? 1920 में। किसको आया था? फोर्ड को, हेनरी फोर्ड को। हेनरी फोर्ड को ये आइडिया तब आया था जब ये एक स्लाउटिंग कंपनी में गए थे। जब ये स्लाउटिंग शॉप में जब गए थे तो इन्होंने देखा कि जो एनिमल्स होते हैं, एक डिपार्टमेंट बना रखा है एनिमल्स को स्लाउट करने का, एक डिपार्टमेंट बना रखा है उनके खाल उतारने का, एक बना रखा है कि टांगे यहाँ जाएंगी, एक बना रखा है हाथ यहाँ जाएगा। तो उसने ये सब सोचा कि एक ही प्लेस में ये सारे काम एक ही साथ हो रहे हैं, तो ये काम बहुत जल्दी हो रहा है। उसको ये आइडिया आया कि भाई ये चीज़ मैं अपने काम में क्यों नहीं यूज़ कर सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई ही यूज्ड हिज टेक्निक ऑन इन हिज वर्क एंड वी कैन सी द रिजल्ट इन हिज बिजनेस। उसके बिजनेस में हम इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा उसको प्रॉफिट हुआ। क्यों हुआ प्रॉफिट? क्योंकि हर 3 मिनट में वो एक कार तैयार कर लेता था। सॉरी, हर 3 मिनट में एक कार तैयार कर लेता था। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन इसके लिए जो इनके वर्कर्स थे उन्होंने इसको मना कर दिया कि भाई हमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इस चीज़ को ऐड करो इसमें मतलब पूरी तरह से जो भी कार के जो पार्ट्स होते हैं, कभी इसको लाओ कभी उसको लाओ, फिर उसकी फिटिंग करो, फिर उसको बांधो, फिर उसको न्यू टेक्निक दो, फिर उसको कलर करो, फिर उसकी सर्विसिंग करो। बहुत सारी चीज़ें थी जिससे जो इनके वर्कर्स थे वो इस चीज़ के लिए मना कर रहे थे। तो फोर्ड ने क्या किया कि अपने वर्कर्स की वेजेस डबल कर दिए। वेजेस डबल कर दिए यानी कि बोल दिया कि आपकी जो पर डे जो सैलरी है वो हम डबल कर देंगे सीधा। सपोज कि उनको पर डे अगर $200 मिल रहे हैं तो $400 कर दिया,
तो इस तरह से इसने अपने जो वेजेस है इनको डबल कर दिया, और साथ में ये भी बोल दिया कि मैं डबल तो कर रहा हूँ लेकिन आप लोग किसी भी तरह का कोई ट्रेड यूनियन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ट्रेड यूनियन जब बनता है तो क्या होता है ट्रेड यूनियन बनने से आपका काम रुक सकता है, और जितने दिन काम रुकेगा उतने दिन प्रॉब्लम होती है। देखिए, काम नहीं रुकना चाहिए। क्यों नहीं रुकना चाहिए? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप जापान से ले सकते हैं। जापान की जो टेक्निक है, वहां पे लोग किस तरह से काम करते हैं, ये देखने के लिए इंडिया से कुछ पर्सन्स गए थे, कुछ बिजनेसमैन गए थे, और वो वहां पे 30 मिनट्स लेट पहुंचे। ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो वो वहां पर 30 मिनट्स लेट पहुंचे, तो वो वहां जाके देखते हैं कि जितने भी वर्कर्स हैं कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। फिर जो ऑनर होते हैं वो आते हैं, कहते हैं कि भाई हम माफ़ी चाहते हैं कि हमारे किसी भी वर्कर ने आप पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप 30 मिनट्स लेट आए, और हमारे यहाँ 30 मिनट्स जो होता है वो लंच का टाइम होता है, आप लंच में नहीं आए, उसके बाद से ये काम पे लग गए। हमारे यहाँ 1000 लेबर हैं, अगर 1000 लेबर एक मिनट भी अगर आपको देखते हैं तो हम पूरी दुनिया से 1000 मिनट पीछे हो जाएंगे, जो कि जापान कभी नहीं चाहता है। तो ये होती है द वैल्यू ऑफ टाइम, और यही ये नहीं चाहते थे कि एनी काइंड ऑफ ट्रेड यूनियन, कि आप यूनियन बनाएंगे ही नहीं। भाई यूनियन क्यों बनाते हैं? ये यूनियन इसलिए बनाते हैं ताकि आपकी सैलरी का ही मैटर होता है। ये इस बंदे ने पहले ही आपकी सैलरी डबल कर दी है, तो व्हाट इज द मैटर टू मेक और टू ऑर्गेनाइज एनी यूनियन? सो दैट्स व्हाई ही बैन द ट्रेड यूनियन। उन्होंने कहा भाई ट्रेड यूनियन नहीं बनेगा, और इसका जो रिजल्ट देख सकते हैं आप लोग कि हर 3 मिनट में एक कार तैयार कर देता था। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात है। तो होप्स हो कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। इंडेंजर्ड लेबर हमने देख लिया कि जो ऐसे लेबर होते हैं जो काफ़ी उनको बहला फुसला के लाया जाता है, लेकिन उनको बेनिफिट नहीं दिए जाते हैं, उनको वो आधे बेनिफिट भी नहीं दिए जाते जो उनको बताया जाता है। नेक्स्ट है आपका चटनी म्यूजिक। ये कल्चरल फ्यूजन था दैट वाज पॉपुलर इन त्रिनाड एंड गोवाना। इसकी जो डिस्टेंस आपस में 675 किलोमीटर है, एंड इट इज सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका के नॉर्थ साइड में एक आइलैंड है, वहां पे सिचुएटेड है त्रिनिदाद। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि ओपियम एक्सपोर्ट ऑफ चाइना। अफीम को एक्सपोर्ट किया गया था चाइना में, जिससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ट्रेड है वो सरप्लस हो गया था, एंड बिकॉज ऑफ इट्स इंडिया। ठीक है, इंडिया की वजह से। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आपको इफेक्ट बता दिया कि पहली बात तो इसे इंडस्ट्रियल वॉर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स, इन सबका यूज हुआ था। सेकंड है कि 9 मिलियन लोग जो इसमें थे वो डेड हो गए थे, 20 मिलियन लोग जो थे वो उसमें घायल हो गए थे। और इसके अलावा बहुत सारा नुकसान हुआ था। अगर हम फाइनेंशियल देखते हैं तो जो अमेरिका था वो इंटरनेशनल क्रेडिटर से इंटरनेशनल डेप्टर बन गया, कि उधार देने वाला ही उधार लेने वाला बन गया। और इसके अलावा इसका इफेक्ट यूएस पे भी पड़ा था, ब्रिटेन पे भी पड़ा था, हर कंट्री पे इसका इफेक्ट पड़ा था। तो वो आप डिटेल में अपनी बुक में देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी बने इसलिए मैंने बताया नहीं है। नेक्स्ट है आपका असेंबली लाइन मेथड बाय हेनरी फोर्ड। असेंबली लाइन मेथड हेनरी फोर्ड ने यूज़ किया था वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम, और 1920 में इसे यूज़ किया गया था। उसने इसको एक कहीं से इंस्पायर होकर यूज़ किया था, और मैंने आपको बता दिया कहाँ से इंस्पायर हुआ था। और साथ में उसने इस चीज़ को, उसके वर्कर खुश रहें, उसको ना छोड़ें, इसलिए उसने वर्कर्स की सैलरी डबल कर दी थी, और साथ में बोल दिया था कि यहाँ पे कोई ट्रेड यूनियन नहीं बनेगा, उसको बैन कर दिया था। जिसका रिजल्ट ये निकला कि हर 3 मिनट में एक कार तैयार हो जाती थी उसकी कंपनी में, और वो देखते देखते एक तरह से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, ट्रेडर बन गया। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो आज की समझ में आई होगी। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट आपका लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रेट डिप्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, इनफैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, और भी जो भी इसके रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम पढ़ेंगे। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से लगभग 40 या 45 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं। आपको उन क्वेश्चंस की नीड होगी तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और किसी न किसी टॉपिक से कनेक्ट रहिए। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चंस में या वीडियो में तो आप मुझे बताएं कमेंट में, आपको उसको लिख के सॉल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।